हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट 4 पेपर 2 की यूनिट 4 है ये पीएसआर ऑप्शनल की ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटीज़ से इस कंटेक्स्ट में हमें क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिले थे, तो उस कंटेक्स्ट में हमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। ये यूनिट का नाम है। अब यूनिट का नाम हमें पता लग गया कि सिलेबस में ये है, बट ये नहीं समझ में आएगा इससे कि इसमें से क्वेश्चंस कौन से आएंगे। तो उसके लिए हमें पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर जाना पड़ेगा। अच्छा, 5 या 10 साल के नहीं चलेंगे, बिकॉज वो स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ा करते थे। 5-10 साल में ना टॉपिक्स सारे कवर नहीं होते। 40 ईयर्स इतना लंबा टाइम होता है कि जिसमें सारे पॉसिबल टॉपिक, सारे थीम, सब कुछ कवर हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप PYQs देखते हो और सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर फ्री बुकलेट अवेलेबल है पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मेनली उन लोगों के लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यूनिट 4 है ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। तो यहाँ पर क्या है, 2023 का ही सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2023 का क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा है। यहाँ पर भी चैलेंजेस पूछे हैं डेवलपिंग कंट्रीज एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर यहाँ पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ग्लोबलाइजेशन का, और ग्लोबलाइजेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछा है 2021 में भी। तो आप ना एक वेटेज भी आपको समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा कौन सी यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 है, उसमें से भी क्वेश्चन आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2021 में भी क्वेश्चन आया, 2020 में भी क्वेश्चन आया, फिर 2018 में क्वेश्चन आया MNCs को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि MNCs को लेकर के क्यों आया है, क्योंकि जब भी हम ग्लोबलाइजेशन एरा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप MNCs का क्या रोल रहा है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करोगे, आपके क्या क्या रोल रहा है उनका, वो सारी चीज़ें डिस्कशंस होती ही हैं। ओके तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2020 में भी वही ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से। ग्लोबल साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस क्या है? ग्लोबल नॉर्थ डेवलप कंट्रीज़ मानी जाती हैं, ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज़ मानी जाती हैं, है ना, वो डिफरेंस आ जाता है। फिर MNCs पर क्वेश्चन आया है, ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन भी पूछा है। तो अभी आपने यूनिट के नाम में भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, या तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके तो पिछले 25 साल में ग्लोबलाइजेशन ने वेस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से क्या रहा है, ग्लोबलाइजेशन का पूरा सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ओके अब उसके बाद 2016 में भी क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे ऑन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। उसके बाद 2015 में भी क्वेश्चन था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी। ठीक है, फिर 2015 का भी क्वेश्चन है इकोनॉमिक एंड न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। आफ्टर दैट 2014 का क्वेश्चन है अगेन MNC का। फिर ग्लोबल विलेज का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है। ग्लोबल विलेज का हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ऑल इन ऑल ग्लोबल विलेज में क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ जाता है ये पूरा टॉपिक। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि मतलब कि अब पूरा जो नेशन है वो ग्लोबल विलेज ही बन गया ना एक तरीके से। तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना है बेसिकली, क्योंकि सिंस हमारा ग्लोबलाइजेशन आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, तो यहाँ पर क्या है पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है। मॉडर्न कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसमें पूरी कम्युनिटी एक तरीके से बहुत ही स्मॉल और क्लोजली नेट कम्युनिटी बन गई है। तो उसी को ग्लोबल विलेज कहा जाता है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत ही रैपिडली ट्रांसफ़र होती है और लोग बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस में भी आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि विलेजेस में क्या होता है कि सब लोग साथ में आसपास ही रहते होते हैं, आराम से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वही ग्लोबल विलेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ग्लोबलाइजेशन एरा के बाद अब दिखाई दे रही है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने ये इसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड न्यू कॉर्पोरेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा इन द ग्लोबलाइज्ड एरा। 2012 का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको भी आप वही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में, क्योंकि जब भी आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का पॉइंट उठाओगे तो वहाँ पर ना एक पॉइंट ज़रूर आएगा कि ठीक है आप ग्रोथ तो कर रहे हो, डेवलपमेंट भी हो रही है, बट इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज़ हमेशा आएगी यहाँ पर। ठीक है,
तो उस चीज़ को थोड़ा सा लिंक करके आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। वही यहाँ पर 2012 का क्वेश्चन है। बट आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो मोर और लेस आपको टॉपिक्स समझ में आ गए हैं कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स में से आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वही आप मान के चलो। नियो कॉर्पोरेटिज्म क्या होता है, अगर मैं आपसे एज अ होल पूछूं सोली व्हाट इज़ नियो कॉर्पोरेटिज्म, तो ये बेसिकली एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल मॉडल है जहाँ पर स्टेट में या बिजनेस हो गया, लेबर ग्रुप्स हो गए, सारे बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं ताकि जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों या सोशल पॉलिसीज़ हों, ये सारी चीज़ें ये लोग मैनेज कर लें। ठीक है, तो ये एक इस तरीके का मॉडल है। बट जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है तो नियो कॉर्पोरेटिज्म का जो इम्पैक्ट है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ फिर बन जाती हैं जो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इकोलॉजिकल कंसर्न्स के ऊपर रख देती हैं। प्रायोरिटी क्या है कि भैया हमें तो पैसा कमाना है, वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि बहुत इनएडिक्वेट मेजर्स भी लिए जाते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, जिससे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। वो सारी चीज़ें के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, फिर कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन 2011 का क्वेश्चन आया। फिर थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से पूछा है ग्लोबलाइजेशन को, 2010 का क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर दैट आपसे पूछा हुआ है कि इंडिकेशंस ऑफ एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, 2010 का क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन है, डचेस मॉडल का क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, कि इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस का। तो कार्ल डच थे बेसिकली, उनका ये मॉडल था इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस का, और इन्होंने बेसिकली कम्युनिकेशन और सोशल ट्रांजैक्शन के रोल पर बात की थी कि नेशंस के बीच में अगर कम्युनिकेशन बढ़ता है, सोशल कुछ ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं, तो उससे क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट भी नेशंस के बीच में कम होगा। इनफैक्ट नेशंस के बीच में ना टाइज भी बेटर हो पाएंगे उससे। ठीक है, क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहेंगी, ट्रेड कम्युनिकेशन बेटर होगा, तो कन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। तो एक शेयर्ड इंटरेस्ट पे, म्यूचुअल डिपेंडेंसीज पर इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करके बात की थी। तो एक अच्छे मॉडल पे उन्होंने बात की। आप थिंकर्स व्यू में इनका इंटीग्रेट कर सकते हो इनका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन थर्ड वर्ल्ड या इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये 3 ही क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हो। थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट फॉर ग्लोबल जस्टिस पर क्वेश्चन आया है, एंड देन नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस और इन थर्ड वर्ल्ड पे क्वेश्चन आया 1997 पे, एशिया अफ्रीका के इंडेक्स में पूछा हुआ है। ठीक है, और उनके रिलेशंस यूरोप के साथ क्या है, वो एक एरा का स्टार्ट था, वो आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सब अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो पिछले 40 साल के क्वेश्चंस हो गए, तो ले देखिए यही क्वेश्चंस थे बस जो पिछले 40 साल में इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे। बट ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए किस टाइप के पूछ रहे हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली बुक्स उठानी है और अपना कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने के लिए भी क्या, आप बुक्स उठाओगे, फिर देखोगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं वगैरह। इससे क्या होता है ना, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर अपने नोट्स खुद बना सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो मैं आपको सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करने का सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपने कहीं और कोई और कोचिंग ज्वाइन की है तो आपको क्या करना है ना, उनके एक बार नोट्स देख जाना कि क्या उनके नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके नोट्स में, तो आप उन्हीं नोट्स पर स्टिक कर सकते हो। फिर कुछ नया ज्वाइन करने की, नया खरीदने की नीड नहीं है, क्योंकि जब जितने ज़्यादा हम मल्टीपल सोर्सेज खरीद के रख देते हैं, कन्फ्यूजन भी उतनी ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम निकालने के लिए वो ठीक नहीं है। इन दी एंड हमें निकालना तो एग्ज़ाम ही है ना। टीचर्स क्या चाहते होते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो इन दी एंड आपको ध्यान उसी पे देना है कि एग्ज़ाम निकलना चाहिए। तो अगर तो आपके नोट्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप उन नोट्स को रिलीजियसली कर जाओ, वहाँ पर स्टिक करो। और अगर आपको लगता है कि जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो उन नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर उन नोट्स को तुरंत फाड़ के फेंक दो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका साल वेस्ट हो जाएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत बार लगता है कि यार पैसे हमने दिए हैं वो पूरे वेस्ट हो जाएंगे, पर आप ये समझो कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में ना आपका टाइम है, आपका साल है और आपका एग्ज़ाम है ना। तो ठीक है, एक टीचर ने पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा दिया, कुछ बला टाल दिया, जो कर दिया, उनको अपना ठीक है अपना ख़त्म करवाना था कोर्स, उन्होंने ख़त्म करा दिया। पर इन दी एंड आपको कोर्स नहीं ख़त्म करना ना, आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके देखो नोट्स में सॉल्व होने ही चाहिए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई
शॉर्टकट नहीं है, ना कोई और स्ट्रैटेजी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ आप आज समझो, चाहे आज से 4 साल बाद समझो, चाहे 10 साल बाद समझो, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है, कभी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर अब क्या है कि देखो, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछेगा? या तो पूछेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वही थीम है, वही टॉपिक्स है, या फिर अगर कोई नया टॉपिक आता है तो कहाँ से आएगा? बुक से पूछ लेगा, कुछ खुद तो नहीं बना लेगा ना। तो यूनिट वाइज मैंने बुक्स भी आपको दे रखी हैं यहाँ पर, कि अगर आपको कंटेंट रेफ़र करना है, ये सारी किताबें हैं। यहाँ पर आप ना एक बार पॉज करके वीडियो और ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ये सारी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो। ये उनके लिए, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपके पास टाइम है, आप ये बुक्स रेफ़र करके प्रिपेयर कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बना के दे ही दिया है कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। ये वो पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली, कि कौन से टॉपिक्स आपको डिवाइड करने हैं। तो ये बुक्स रेफ़र करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफ़र करके ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बनाने का काम मैंने कर दिया आपके लिए, सो दैट आपका टाइम बच जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये वाले बुक्स रेफ़र करके वहाँ से कंटेंट उठा लेना है, ये सारे टॉपिक्स का, ओके। और वन स्टॉप सॉल्यूशन सिनॉप्सिस IAS है, क्योंकि ये सारा काम और कंटेंट वगैरह सब कुछ हमने कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये नोट्स उठा के पढ़ते जाना है, रिवीजन करना है, बार बार इन्हीं आंसर्स को लिख के देखना है, क्योंकि यही आंसर्स रिपीट कर रहा है। आपने देख भी लिया है यूपीएससी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है लिटरली, टॉपिक्स, क्वेश्चन, सब कुछ। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है, इंट्रोडक्शन आप दोगे, यहाँ पर बताओगे ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस बताओगे, कि उसके रिस्पॉन्सेस को समझने के थोड़े से इंपॉर्टेंस बताओगे। तो यहाँ पर आपका जो 2021 का क्वेश्चन आया था, ग्लोबलाइजेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जाओगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर, जहाँ पर आप ओवरव्यू दोगे ग्लोबलाइजेशन का, थोड़ा सा डिटेल में दे दोगे इसको आप, थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताओगे, सॉवरेनिटी, पावर डायनामिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप यहाँ पर बात करोगे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज़ का क्या रोल है, जैसे रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, ये आप थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करोगे। एंड माइंडेड थोड़े थोड़े ही एक्सप्लेन करने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना। उसका रीज़न ये है कि अगली यूनिट आएगी ना, जो यूनिट 5, उसमें ये डिटेल में ही पूछा गया आपसे, ठीक है। तो अगली यूनिट में हमें डिटेल में ऑलरेडी इसको पढ़ना है, कि अगर इस पे से क्वेश्चन आ गया ना, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ हैं, तो अगले सारे टॉपिक्स में वो कवर्ड है, कौन कौन सी थ्योरी है, कौन सी थ्योरीज पे कौन से क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट अगला यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से भी। तो अभी क्या है, इसमें आपका ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है 2011 का, कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन में जो नेचर डायनामिक्स है उसको कवर करेगा। फिर डशिस मॉडल ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस है, तो कार्ल डश मॉडल है इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस का। और ये जो इंटरडिपेंडेंस का जो पूरा प्रोसेस है, या इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, वो पोस्ट वॉर ग्लोबलाइजेशन ट्रैजेक्टरी में काफ़ी स्टेडिली ग्रो हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है, बताना है। तो बहुत ही सिंपल, ये पता क्या, पढ़ने में मुश्किल लग रहा है कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, कौन सा थिंकर है, क्या पूछ लिया, ये तो हमें मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहा। आप एक बार ना सिर्फ इसका मतलब समझ लोगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन था यार। मतलब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक थिंकर ही तो है, उसने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके और आपको ये पकड़ा दिया कि अरे इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस कार्ल डश का मॉडल है, ये क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, लोगों की हस्ती हो जाती है सिर्फ ये पढ़ते ही कि कोई थिंकर का मॉडल है। बट आप मान लो आपको नहीं पता, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको नहीं पता ये कौन थिंकर है, इसने क्या बोला था, ओके, एक नया थिंकर पूछ लिया, पर आपको ये वर्ड पढ़ो आप, इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस। क्या ये पढ़ के आपको ये आइडिया नहीं लग रहा कि ये किस बारे में है क्वेश्चन? इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस हो रही है। इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस कैसी होगी, जब सारी नेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो पाएंगे। किस बेसिस पे डिपेंड हो पाएंगे? तो आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ जाए, या फिर कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम आ जाए एग्ज़ाम में, या कुछ नया पूछ लिया जाए जो आपको आइडिया नहीं है, उसको सबसे पहले तो आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ओके। तो यहाँ पर हमने सोशल पार्ट में आप कुछ सोच लो, इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस नेशंस के बीच में कैसे होगी, पॉलिटिकली कैसे होगी, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर सोच के चलो, ठीक है। देन इकोनॉमिकली कैसे होगी, ट्रेड वगैरह पता है ना, कम्युनिकेशन वगैरह और
ट्रेड फास्ट हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस आ गई, है ना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कल्चरल वे में हम कहाँ कहाँ हमारा इंटरडिपेंडेंस है, वो सारी चीज़ें आप नोट करके रख सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपस में लोगों का इंटरडिपेंडेंस हो गया, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो। पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबलाइजेशन तो पता होनी चाहिए, है ना, उसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर दो। तो अगर आपको किसी का मॉडल नहीं भी आता ना, तब भी आप उसके ऊपर बाकी के वर्ड्स थोड़े से पढ़ोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, या फिर कि आपका जो भी टॉपिक है उसके अंडर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको किस तरीके से पढ़ना है और उसको लेना है। और अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, अगर एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन कोई आ गया है तो क्या हो गया, तो सभी के लिए नया है ना, आप ही के लिए नया नहीं है फिर वो, तो सब इक्वल फुटिंग पे रहेंगे फिर उस क्वेश्चन के लिए। बट बाकी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिखा दिए आपको सारे कि यूपीएससी रिपीट कर रहा है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी पूछता है, ये आपकी सिलेबस का पार्ट है, बुक्स से भी ले लिया है। अगर ये नहीं करके गए और फिर एग्जाम में आ रहा है जो कि आ ही रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो फिर आप इक्वल फुटिंग पे नहीं हो बाकियों के साथ, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो करके चले जाएंगे, आपका रह जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए। आप एग्ज़ाम टाइम में ना इतना टाइम होता ही नहीं है पेपर में बैठ के कि आप पूरा क्वेश्चन पूरा आप ढंग से पढ़ लेते हो, उसके बाद आप फ्रेम भी करो माइंड में क्वेश्चन, फिर आप लिख के आओ। अब आधी चीज़ें तो दिमाग में फ्रेम होती हैं ना, वो उतर नहीं पाती हैं लिखते टाइम पेपर पर, समझ रहे हो आप। तो उससे बेटर ये होता है कि आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन ऐसे करके जाओ कि आपके क्वेश्चन के आंसर पहले से ही प्रिपेयर्ड है, लिख लिख के आपने देख लिए, प्रैक्टिस कर दी है, रिवाइज भी कर लिए बार बार आपने, क्योंकि रिविजन का ही टाइम है, 1 या 2 साल आपको रिविजन में देने हैं बार बार, ताकि आपके आंसर्स आपके ठीक से याद हो जाएं। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड टॉपिक है, जो भी आपको याद है उसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर करके गए हो, सीधा आपको लिख देना है। जो हम स्कूल कॉलेजेस में करते थे, 10 ईयर्स प्रिपेयर करके जाते थे, हमें पता था रिपीट होगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा या टॉपिक रिपीट हो जाएगा, वो हम लिखाते थे। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। इसी वजह से अगर आप कुछ ऐसे नोट से प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर उन नोट्स को फाड़ के फेंक दो। मैं लिटरली आपको ये कह रही हूँ, वो टाइम वेस्ट करा रहे हैं। हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, हमें यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है या टॉपिक्स कौन से पूछ रहा है। फिर आप यहाँ से डेवलप्ड सोसाइटीज़ वाले रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पर कवर करो, जैसे कि अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसमें आप ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह, डेवलप कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ पर क्या इम्पैक्ट है वो सारे कवर करोगे। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस कवर करो। देन कल्चरल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पर कवर कर दोगे। ऑलराइट, तो यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। एक तो ग्लोबलाइजेशन इन पास्ट 25 ईयर्स, वही वेस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बताना है। एंड देन 2015 का भी ये क्वेश्चन था इकोनॉमिक एंड न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में आपको बताना है, ठीक है। एंड देन उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस तरीके के ग्लोबलाइजेशन के, वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं, ओके। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर डेवलपिंग सोसाइटीज़ के रिस्पॉन्सेस क्या रहेंगे, जिसमें अगेन आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड ग्लोबलाइजेशन आप कवर करोगे। डिपेंडेंसी थ्योरी आप यहाँ पर बताओगे। डिपेंडेंसी थ्योरी का क्वेश्चन हमने लास्ट यूनिट में भी कवर किया है, तो ऐसा नहीं है इसमें से क्वेश्चन नहीं है, डिपेंडेंसी थ्योरी में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको कवर करना ज़रूर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, फिर इम्पैक्ट बताओगे डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी पे क्या है, अगेन वही सेम चीज़, बस वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ था, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ है। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस हम बताएंगे, कल्चरल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज बताएंगे। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस डेवलपिंग कंट्रीज़ के कवर हो जाएंगे, जिसमें से डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में से, क्योंकि हम भी डेवलपिंग कंट्री है ना, इस वजह से। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, 2023 का क्वेश्चन कवर होगा। 2020 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा ग्लोबल साउथ वाला। फिर 2022 का चैलेंजेस वाला डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में जो पूछा था वो कवर हो जाएगा। 2016 का कवर था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है, ये आपका 2010 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये सब आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। फिर है ग्लोबल गवर्नेंस एंड
इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आप बताओगे, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। फिर पावर डायनामिक्स इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, जिसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर। एंड देन G7 G20 ग्लोबल डिसीजन मेकिंग फोरम्स वगैरह का क्या रोल रहेगा वो कवर कर लो। फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का क्या रोल रहेगा, जहाँ पर आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2014 के हैं, 2018 का है, 2012 का है, ये सारे आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ओके, फिर कुछ केस स्टडीज़ आप यहाँ पर डेफिनेटली दे सकते हो। फॉर एग्जांपल डेवलप्ड सोसाइटीज़ के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, यहाँ पर यूएस का आप एग्जांपल दो, यूरोपियन यूनियन का आप एग्जांपल दो, डेवलपिंग सोसाइटी के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, इंडिया ब्राज़ील का एग्जांपल दे दो। तो यहाँ पर आप क्या है, एग्जाम्पल के स्टडीज़ यूज़ करके अपने आप को ही एक ब्राउनी पॉइंट्स दे रहे हो। कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए ग्लोबलाइजेशन में से, आप अगर किसी एग्जाम्पल को इंक्लूड कर दोगे, अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को, और ये तो आपका पेपर ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है, तो थोड़ा सा आप कंपेयर करके स्टेट्स के साथ लिखोगे तो आपको डेफिनेटली ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ ये ज़रूर आप तैयार करके जाओ, हर एक यूनिट में कर जाना, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी आप इस कंटेक्स्ट में लिख के आओगे ना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, समझ रहे हो आप। और अगर आपको आता है अपना क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जाम्पल इंटीग्रेट कर दोगे, बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा आपका, बाकियों से बेटर बन जाएगा। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जिसमें आप 2014 का कवर करोगे क्वेश्चन, ये ग्लोबल विलेज वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स बताने हैं उसकी ग्रोथ के। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे क्या आए हैं दोनों को। फिर ग्लोबल सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा, इमरजेंस ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी का, एंड देन कंक्लूड कर दोगे आप इसको। उसके बाद आता है आपका थर्ड वर्ल्ड, एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वाला पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो इस वजह से हम इसको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनाइजेशन वाला पर्टिकुलर टॉपिक, पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे है क्या ये, है ना। फिर कोलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनाइजेशन आप यहाँ पर कवर करोगे, इम्पैक्ट क्या है कोलोनियलिज्म का थर्ड वर्ल्ड पर। ओके, 1997 का क्वेश्चन यहाँ पर ये कवर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, ये कोलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन का ही क्वेश्चन आया है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस और थर्ड वर्ल्ड का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन था ग्लोबल जस्टिस के ऊपर, गोल्स क्या हैं थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट के, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस पूछे गए हैं थर्ड वर्ल्ड के, जहाँ पर 2001 का क्वेश्चन है नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन द थर्ड वर्ल्ड, ये आपका कवर होगा। फिर कंटेम्प्रेरी इशूज़ का क्वेश्चन आ जाएगा, रीजनल पर्सपेक्टिव है। फिर कंक्लूड कर दोगे आप ऑल एंड ऑल इसको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर कवर कर दोगे, आपका पूरा ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। आफ्टर दैट बुक्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है। कि स्टेगर की बुक है ग्लोबलाइजेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यहाँ से आपको मेजॉरिटी आपका जो पूरा टॉपिक है वो यहीं से ही मिल जाएगा, पहली बुक से ही मिल जाएगा आपको। फिर फ्रीडमैन की बहुत अच्छी बुक है, जो बचा कुछ टॉपिक्स हैं वो फ्रीडमैन से मिल जाएंगे, लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री से, ठीक है। तो बाकी पॉल कॉलियर के बुक है, ये बुक मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, ये न्यू बुक है और मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ से उठाए हैं। बॉटम बिलियन, वाई द पुअरेस्ट कंट्रीज आर फेलिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, ठीक है। बट मुझे यहाँ के कुछ टॉपिक्स अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने यहाँ से उठाए। ये बुक आप रेफ़र कर सकते हो। नाओमी क्लीन हम लोगों ने हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, द शॉक डॉक्ट्रिन, राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म, यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो कुछ टॉपिक्स के लिए। ओके, तो यहाँ से जो आपकी ये एक तो ग्लोबलाइजेशन वाला पहली दो बुक से ही आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला पार्ट है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको, पहली पॉल कॉलियर की बुक से। फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ वाला पार्ट है नाओमी क्लीन से आपको मिल जाएगा। तो ये सारे आपको जो छोटे छोटे टॉपिक्स आए हैं, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। और यूपीएससी भी कोई नया अपने आप से कुछ क्वेश्चन नहीं बना लेगा, ये टॉपिक्स यही रहने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या तो वो या फिर किताबों से उठाएगा ना। किताबें हमने इंट्रोड्यूस कर तो दी हैं, पूरी सारी इंक्लूड कर दी हैं। तो अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपको और कुछ करने की नीड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक उठाने की नीड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई सोर्स उठाने की नीड नहीं है, कहीं से भी मार्केट में कुछ भी खरीदने की नीड नहीं है। बस इतना कर जाओ, हो जाएगा, ठीक है। बस उसी पर ही स्टिक करो, बस कि ये है इसकी मेन कि आपको रिवाइज बार बार इसको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है थोड़ी, ठीक है। तो वो आप प्लीज़ कर जाना। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।